नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 की सीरीज़ के इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम अलग अलग जनजातियों को किस क्षेत्र में वे प्रमुखता के साथ पाई जाती हैं उनको लोकेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों खैरवार जनजाति से। दोस्तों, यह आपको छतरपुर पन्ना क्षेत्र के आसपास देखने को मिलेगी। फिर कोल जनजाति के लिए दोस्तों आपको सीधी शहडोल जिलों को ध्यान रखना है। सौर जनजाति दोस्तों कैमूर हिल्स का क्षेत्र। बैगा जनजाति मंडला डिंडोरी बालाघाट के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों पारधी जनजाति के लिए आप रायसेन ध्यान रखें। भारिया जनजाति तो हम सभी जानते हैं पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों कोरकू जनजाति की बात करें तो खंडवा बैतूल जिला आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति में दोस्तों धार झाबुआ अलीराजपुर आप ध्यान रखें। और दोस्तों जो सहरिया जनजाति है हम सभी ने चर्चा की हुई है मध्य प्रदेश के उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में अर्थात श्योपुर ग्वालियर शिवपुरी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश में निवास करती हैं देश की सर्वाधिक जनजातियाँ। सीधा सा यहाँ पर आपको समझना है कि ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं, तो वह है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। अब दोस्तों किस प्रकार से हमें चर्चा करनी है जनजातियों की, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे प्रमुख जनजातियों को जिसमें भील, गौंड, कोल, कोरकू आदि समाहित होंगी। इसके बाद अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की हमें चर्चा करनी है जिसमें सहरिया, भारिया और बैगा की हम चर्चा करेंगे। फिर अन्य जनजातियों में पारधी, पनिका, ओराव और मुड़िया की हमें बात करनी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम भील जनजाति से और उसमें भी हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले उनका सामान्य परिचय, फिर भौगोलिक स्थिति, उपजातियाँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। तो सबसे पहले मैप के माध्यम से आप लोकेट करने का प्रयास करें कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश के इस पर्टिकुलर एरिया में पश्चिम की ओर और थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में भी आप जाएं तो आपको यहाँ पर भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। मैप के माध्यम से आप एक बार लोकेट जरूर करें क्योंकि यदि जिले के आधार पर प्रश्न आते हैं कभी जनजातियों से संबंधित तो आप मोटा मोटा अनुमान लगा पाएँ और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकें और सही जवाब तक पहुंच जाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि एजेंडा में हमने देखा है किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, सामान्य परिचय, सामाजिक स्थिति आदि आदि। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सामान्य परिचय से। जैसे कि दोस्तों भील शब्द का सर्वप्राचीन उल्लेख सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। तो यदि प्रश्न बनता है कि सरित सागर ग्रंथ किस जनजाति से संबंधित है तो भील तो आपको ध्यान रखना है, और भी जनजातियों से संबंध इसका हो सकता है जिसकी जानकारी फिलहाल हमें नहीं है। ठीक है, तो सरित सागर का संबंध भील जनजाति से तो है ही है, इतना आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों जो भील शब्द है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है जिसका अर्थ है धनुष। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वह है भील। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति भील है। इतिहासकार हैं दोस्तों एक कर्नल टॉड, इन्होंने भीलों को वनपुत्र एवं टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो कर्नल टॉड है, कौन, कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है और जो टॉलमी है उन्होंने तीरंदाज कहा है। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि भीलों को वनपुत्र से किसने संबोधित किया है, तो कर्नल टॉड ने संबोधित किया है। भीलों को तीरंदाज किसने कहा है, तो टॉलमी ने कहा है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, इनको आपको ध्यान भी रख लेना है। ठीक, फिर 2011 की जनगणना के आधार पर दोस्तों मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग, किनकी, भीलों की जनसंख्या 59.93 लाख है जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि कुल जितनी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं उनका 39% हिस्सा भील जनजाति कवर करती है। अब बात करते हैं दोस्तों भौगोलिक विस्तार की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में विस्तृत है। जैसा कि मैप में हमने देखा था कि जो भील जनजाति है पश्चिमी क्षेत्र के आसपास के एरिया में पाई जाती है। और बाहुल्य जिलों की बात करें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम।
दोस्तों भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के कुंभलगढ़ एरिया का ढोल नामक एक स्थान है जिसे भील जनजाति अपना मूल स्थान मानती हैं। उपजातियां भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों भील की, पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रतियास, राठ, इन उपजातियों को भी ध्यान रखना है। पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास और राठ, ये क्या है दोस्तों, भील जनजाति की उपजातियां हैं। और इनमें भी सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है, तो भिलाला है। इनको आपको ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति भील की उपजाति है या नहीं है। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने क्या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, उन्हें हम कहते हैं तड़वी भील। अब तड़वी भील कौन है, जिन्होंने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, उन्हें हम कहते हैं तड़वी भील। ठीक, इतना भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर सामाजिक स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और बड़वा गांव के प्रमुख सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और बड़वा भील जनजाति से संबंधित है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। कौन, पटेल, तड़वी, डाहला, पुजारा और बड़वा, इनको ध्यान रखना है। अब इनका भी यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं कि आखिर पटेल कौन होते हैं। पटेल गांव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति है। तड़वी पटेल का सहायक होता है। डाहला दोस्तों गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं डाहला। इनको आपको ध्यान रखना है और बार बार रिवाइज करना, तब आपको सारी चीज़ें एकदम आपके दिमाग में सेट होती दिखाई देंगी। फिर पुजारा की बात करें तो गांव में दोस्तों धार्मिक आयोजन करने वाला व्यक्ति पुजारा है। पटेल कौन है, गांव का अति विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति। तड़वी पटेल का सहायक होता है। डाहला गाँव का सबसे वृद्ध व्यक्ति है। पुजारा दोस्तों पुजारी से याद रखें, गाँव में धार्मिक आयोजन करने वाला व्यक्ति। बड़वा की बात करें तो गांव में तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी से इलाज करने वाला व्यक्ति बड़वा होता है। कोटवार की बात करें तो गांव का चौकीदार, संदेशवाहक या हरा करा होता है, जिसकी नियुक्ति पटेल करता है। तो गांव का चौकीदार, संदेशवाहक या हरा करा कौन होता है, कोटवार होता है। बारती की बात करें दोस्तों तो सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बारती होता है। बारती को आप बारात से याद कर लें, निमोनिक्स बता रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार से आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। बारती की आप बाराती पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। बारात के समय दोस्तों सामूहिक भोज होता है कि नहीं होता है, तो आप उससे सामूहिक भोज को लिंक करें और भोजन का दोस्तों वितरण करने होता है। तो सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था बारती करता है, जिसे आपने बाराती से याद किया है। दोस्तों भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान, साथीदार अभियान चलाया गया था। दोस्तों दापा क्या है, दापा है भीलों की दहेज प्रथा और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। फिर दोस्तों अब चर्चा करते हैं, भील जनजाति में लगभग 71 गोत्र पाए जाते हैं और साता प्रथा दोस्तों जन्म संस्कार से संबंधित है भील जनजाति में। तो आपको साता प्रथा भी ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, जन्म संस्कार से संबंधित है। और दोस्तों गातला एक मृत संस्कार है। साता क्या है, जन्म संस्कार से संबंधित प्रथा है और गातला एक मृत संस्कार है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। तो दोस्तों प्रमुख देवता कौन है, राजपंथा, भीलट देव, बाब देव, खेड़ो माई, गलदेव, कोहाज देव और पिठोरा देव। इनको ध्यान रखना है कि भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं राजपंथा, भीलट देव, बाब देव, खेड़ो माई, गलदेव, कोहाज देव और पिठोरा देव। अब याद कैसे करेंगे, आपको तो एक लयमैन को पढ़ना है, ताकि जैसे गाने के साथ सिस्टम बनता है कि ये 2-3 अक्षर याद आ जाए, एक लाइन याद आ जाए, तो आपको 3-4 लाइन ऑटोमेटिक याद आ जाती है यदि आपने उसको लयबद्ध रूप से सुना हुआ है पहले तो ऐसे ही आपको राजपंथा, भीलट देव, बाप देव, खेड़ो माई, गल देव, कोहाज देव, पिठोरा देव 2-4 बार आप लगातार इनको पढ़ेंगे तो 2-3 नाम आपको याद आ जाएंगे, तो आगे के 2-3 ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। ठीक है। फिर दोस्तों भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। प्रश्न बनता है यदि कि भाई कौन सी जनजाति के व्यक्ति अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भील जनजाति के व्यक्ति स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं।
फिर आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इनकी झूम कृषि, जो भील जनजाति है उनकी झूम कृषि होती है, वह चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला है पंजादरी, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। पंजादरी भीलों की है, अलीराजपुर की भील, आपको ध्यान रखना है। भीलों की जो झूम कृषि होती है इसे हम चिमाता के नाम से जानते हैं। और दोस्तों नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। इनका संबंध नीमच से है, तो नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े जो होते हैं उसका भील जनजाति बहुत अधिक प्रयोग करती है। अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी होती है जिसे कनगी कहा जाता है। तो कनगी क्या है? अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी। सांस्कृतिक स्थिति की बात करें दोस्तों तो गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। अब यहाँ पर यदि गवरी नाट्य लिखा मिल जाए आपको तो किसका है? भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। और प्रमुख नृत्य की बात करें तो भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो, वीरवाल्या। कौन कौन सा? भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो, वीरवाल्या भीलों का प्रमुख नृत्य है। और दोस्तों वेणेश्वर मेला लगता है, ध्यान रखना है वेणेश्वर मेले को। इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वेणेश्वर मेला दोस्तों राजस्थान में आयोजित होता है। किन नदियों के संगम पर होता है? यदि आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सीरीज़ में आगे हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। दोस्तों पिथौरा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है जिसके प्रमुख कलाकार हैं पेमा फत्या। पिथौरा किसकी कला है? भीलों की। किस प्रकार की कला है? तो चित्रकला है। दोस्तों भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। और दोस्तों भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी और रबड़ी है। किनका? भील जनजाति का प्रिय पदार्थ है ताड़ी और रबड़ी। और दोस्तों त्यौहार की बात करें तो भगोरिया, दिवासा, गल, डोडी, इंदल और डोहा ये प्रमुख त्यौहार हैं किनके? भील जनजाति के। क्या क्या है? भगोरिया, दिवासा, गल, डोडी, इंदल और डोहा। इसको भी ध्यान रखना है। फिर चर्चा करते हैं विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों भीलों के घरों को कु, मोहल्ले को फाल्या कहा जाता है। और कई फाल्या मिलकर एक गांव बनाते हैं जिसे पाल कहा जाता है। तो जैसे हम अपने घर का मकान नंबर लिखते हैं तो उसे कु बोल दें। फिर हम लिखते हैं किस कॉलोनी में रहते हैं तो उसको फाल्या कह दें। और किस शहर या गांव में रहते हैं तो उसको फिर हम इस प्रकार से लिखते हैं पाल। ठीक, तो आपको इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो घर होते हैं उनको कु कहते हैं, मोहल्ले को फाल्या कहते हैं और फिर गांव को क्या कहते हैं? पाल कहा जाता है। दोस्तों नए अनाज का प्रथम उपयोग का त्यौहार नवई कहलाता है भील जनजाति में। नए अनाज का प्रथम उपयोग जब करते हैं लोग तो उस त्यौहार को हम कहते हैं नवई। दोस्तों भगोरिया उत्सव सामान्यतः मार्च के महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया जाता है। अलीराजपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजादरी बनाती हैं। दोस्तों याद रखना है, कहाँ? अलीराजपुर के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं बनाती हैं पुंजादरी। और दोस्तों सीधी के सिहामल ब्लॉक भी पुंजादरी के कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको भी ध्यान रखें। सिहामल ब्लॉक किस जिले का? सीधी जिले का। पूरब पश्चिम का यहाँ पर हमें संबंध देखने को मिल रहा है। तो अभी तक दोस्तों मैं चर्चा करी भील जनजाति के बारे में। जितने भी तथ्य यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं आपको ध्यान रखना है उन सभी तथ्यों को। कोशिश करने की सारे फैक्ट आपको ध्यान रह जाएं। फिर बात करते हैं हम गौड़ जनजाति की। चर्चा हमें उन्हीं मापदंडों पर करनी है जिन पर हमने भील जनजाति की चर्चा करी, जैसे कि सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियाँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। वहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जो गौड़ बाहुल्य क्षेत्र है मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश में दोस्तों गौड़ बाहुल्य क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। सामान्य परिचय की बात करें तो गौंड की उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वत। और दोस्तों जो गौड़ जनजाति है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। उसके बाद गौड़ का नंबर आता है और फिर कोल जनजाति। इस क्रम को भी आपको ध्यान रखना है। और 2011 की जनगणना के आधार पर इनकी जनसंख्या 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% हिस्सा कवर करती है। भील में हमने देखा था लगभग 39% हिस्सा, गौंड कितना कवर करती है? 33% हिस्सा। और दोस्तों संख्या के आधार पर तो हमने देखा भील जनजाति सबसे बड़ी है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है मध्य प्रदेश का?
गौंड है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक। और दोस्तों गौंड जनजाति अपने आप को कोयतूर या कोयतोर मानती है। कोयतूर या कोयतोर कौन मानता अपने आप को? गौंड जनजाति, ध्यान रखना है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में आपको गौंड जनजाति का विस्तार देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों गौंड बाहुल्य जिलों में आपको मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर को ध्यान रखना है। उपजातियां या वर्गीकरण की दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गौंड की 50 से अधिक उपजातियां हैं। यदि प्रमुख उपजातियों की बात करें तो आखग, क्या क्या दोस्तों? आगख, आगरिया, मारिया, भिमा, प्रधान, कोइतोर, झारेका, दरोई आदि प्रमुख उपजातियां हैं किसकी? गौंड की। कौन कौन सी? आगख याद रखना है, आगरिया। आगरिया सभी जानते हैं, आगरिया से आगख याद कर लें। आगरिया, यहाँ पर मारिया, भिम्मा याद कर लें। प्रधान, कोइतूर, झरेका और दरोई आदि प्रमुख जातियां आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो 50 से ज़्यादा है, लेकिन प्रमुख आप याद रख लें, बाकी आप फिर एलिमिनेशन के माध्यम से एग्जाम में काम चला सकते हैं। फिर दोस्तों सामाजिक स्थिति के पहले हमने कहा वर्गीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों गौंड जनजाति का वर्गीकरण दो भागों में, एक तो व्यवसाय के आधार पर, दूसरा संपत्ति के आधार पर किया गया है। अब व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, प्रधान, ओझा, आगरिया और सोलाहस। अब प्रधान कौन होते हैं? प्रधान वे हैं दोस्तों जो पूजा पाठ कराने का कार्य करते हैं। ओझा वे हैं जो तांत्रिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं, तांत्रिक कार्य करते हैं। आगरिया दोस्तों लोहे का कार्य करने वाले होते हैं और सोलहस बढ़ई का काम करने वाले होते हैं। तो ये तो हमने चर्चा कर ली व्यवसाय के आधार पर। अब संपत्ति के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, राजगौण और धुरगौण। राजगौण वे हैं जिनके पास अधिक संपत्ति है और धुरगौण वे हैं जिनके पास कम संपत्ति है। तो ये तो हो गया गौंड जनजाति का वर्गीकरण। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो समाज दोस्तों होता है पितृसत्तात्मक और गांव का प्रमुख मुकद्दम कहलाता है, जिसे गोटिया भी कहा जाता है। मुकद्दम या गोटिया याद रखना है। भील जनजाति, गौंड जनजाति में गांव के प्रमुख को कहते हैं मुकद्दम या गोटिया। ठीक, मैं रिपीट इसलिए कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपको यहाँ पर क्लास देखते देखते ही याद हो जाए। अब बात करें विवाह पद्धति की तो दूध लौटावा, लमसेना विवाह। दोस्तों लमसेना में लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत विवाह होता है। फिर पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह जिसे हम लामनाई भी कहते हैं। ये कुछ विवाह पद्धतियां हैं गौंड जनजाति की। कौन कौन सी देखी? दूध लौटावा, लमसेना, पठौनी, पोलीथर, चढ़ विवाह और सेवा विवाह। सेवा विवाह को दोस्तों लामनाई कहते हैं। और जो लमसेना विवाह होता है इसमें लड़के द्वारा लड़की के घर पर सेवा देने के उपरांत शादी संपन्न होती है। अब दोस्तों जो इनका मोहल्ला होता है उसको हम टोला कहते हैं। जैसे भील जनजाति में हमने देखा घर को कू कहते हैं, मोहल्ले को फाल्या कहते थे और गांव को पौल कहते थे। ठीक, इसी प्रकार से जो गौंड जनजाति है इनके मोहल्ले को हम टोला कहते हैं। और दोस्तों गौंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला जो कमरा होता है उसे हम पैठा बंगला कहते हैं, याद रखना है। फिर दोस्तों जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशुओं के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है। तो याद रखें ध्रुव तारा दिखाने की रस्म गौंड जनजाति में होती है। पैठ बंगला किससे संबंधित है? गौंड जनजाति से संबंधित है। पैठा बंगला, जब मेहमान आते हैं तो जो हॉल कहते हैं जिसे हम अपने आसपास, उसे यहाँ पैठा बंगला कहा जाता है। ठीक है, इनके मोहल्ले को हम टोला कहते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें यदि गौंड जनजाति की तो दोस्तों कृषि और वनोपज पर निर्भर है। इनके द्वारा की जाने वाली खेती को हम बारी कहते हैं। हमने भील में देखा था उनकी जो झूम कृषि होती है उसको हम चिमाता कहते थे। ठीक, तो जो गौंड में खेती होती है उसको बारी कहा जाता है। और दोस्तों गौंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित होती है। आपको याद रखना है जो प्रधान शाखा है वो सबसे ज़्यादा शिक्षित होती है गौंड जनजाति में। फिर दोस्तों धार्मिक स्थिति की बात करें तो गौड़ों के आदि पुरुष लिंगोपेन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। तो गौड़ों के आदि पुरुष लिंगोपेन ये सबसे ज़्यादा पूज्य माने जाते हैं और इनकी पूजा करना कोया पुनेम कहा जाता है। कोया पुनेम, इनके आदि पुरुष लिंगोपेन जो है उनकी पूजा करने को कोया पुनेम कहा जाता है। प्रमुख देवता की बात करें तो बड़ा देव नारायण देव, लोहासुर, नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव और खैर माता।
ये प्रमुख देवता हैं गौड़ जनजाति के। और दोस्तों लोहासुर में आपको ध्यान रखना है, आगरिया के देवता हैं लोहासुर। ठीक, फिर सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों मड़ई गौड़ जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। और गौड़ जनजाति में घरों की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं, जिसे नोह डोरा कहा जाता है। एमपीपीएससी नोह डोरा के संबंध में प्रश्न भी पूछ चुका है। तो गौड़ जनजाति में दोस्तों घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी प्लस रंगों से सजाती हैं, उसे कहते हैं नोह डोरा। दोस्तों गौड़ जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालेख आदि से फर्श पर ढिग लगाई जाती है, इसे ढिगना कहते हैं। प्रमुख पर्व त्यौहार दोस्तों इनके हैं मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बकबंधी, नवाखानी और हरडिली। नृत्य की बात करें तो सैला, बिरहा, कहरवा, कर्मा, भड़ौनी, गोचो, घेडी, ये प्रमुख नृत्य हैं गौड़ जनजाति के। फिर दोस्तों अन्य स्थिति की बात करें तो दोस्तों गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषाएं गोंडी, डोरली, हल्बी, भरती, ये गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषाएं हैं। और दोस्तों गोंडी भाषा की लिपि देवनागरी है, इस बात को भी ध्यान रखनी है। अब प्रश्न बन सकता है कि भाई डोरली या हल्बी या भतरी किस जनजाति की भाषा है, तो आपको फिर यहाँ ध्यान रखना होगा गौड़ जनजाति की भाषा है। और वर्ष 2019 में दोस्तों गोंडी भाषा को पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है, इस तथ्य को भी आप ध्यान रखें। कुछ यहाँ पर हमारे लिए दोस्तों ब्लॉक या कॉलम में अलग से टाइटल देके बताया जा रहा है गोधारिन के बारे में और हेडनोटिदिया के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं गोधारिन की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ गुदना कलाकार को, जो गुदना कलाकार होता है, उनको गोधारिन कहा जाता है या गोधरिन कहा जाता है। ठीक, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति गौड़ और बैगा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हेरनोटिदिया की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो गौड़ जनजाति है, इसमें हेरनोटी दीप जलाने की विशेष परंपरा रही है। और यह दीप विशेषकर गौड़ समुदाय की उपजाति आगरिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राचीन काल से लोह शिल्प कला से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। अब मड़ई उत्सव की बात करें तो दोस्तों आदिवासी समुदाय विशेषकर गौड़ के द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख पर्व है। और यह त्यौहार दिवाली के बाद प्रथमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बड़े धूमधाम से अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। दिवाली के बाद से कार्तिक पूर्णिमा तक मड़ई उत्सव मनाया जाता है। और इस त्यौहार में खम्ब, बड़गी और मोर पंख की ढाल की उपयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है। क्या प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं मड़ई उत्सव में? खम्ब, बड़गी और मोरपंख की ढाल। दोस्तों मोरपंख की जाली या ढाल जिसके बांस को तिकोनों कपड़े से सजाते हैं, वह मड़ई कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात करनी है कोल जनजाति की। कोल जनजाति की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। अलग अलग जनजातियों के अध्ययन में सेपरेशन टाइप का बना रहे फैक्ट के बीच में, इसलिए अब कोल जनजाति की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। हालांकि यह वीडियो आपके लिए मैं रिकॉर्ड जस्ट इस वीडियो के बाद में ही करूंगा, तो बस आपको करना है अगली वीडियो तक का इंतजार। तब तक के लिए बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है दोस्तों, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।